वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज मेरे साथ हैं सुष्मिता देव। ये अब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं 2 दिन पहले, और पहले इससे राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल थी। सुष्मिता देव, वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग एंड आई वांट टू आस्क यू, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सुष्मिता से देव अपने आप को आज इंट्रोड्यूस करती है तो थोड़ा हिचकती है कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, या एक लय में, एक फ्लो में आ जाता है, क्योंकि आप एक बहुत पैशनेट वर्कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की, और आपको लोकसभा में हमने देखा है, आपको हमने महिला कांग्रेस के हेड के रूप में देखा है। सडनली सुष्मिता देव लीव्स द कांग्रेस, बहुत बहुत बड़ी खबर थी। कम से कम जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में एक भूकंप सा आ गया था। आप ये सोच समझकर आपने किया है? कितनी देर से ये सोच रही थी और ये कैसे हुआ? नाविका जी, पहली बात तो बहुत दिनों बाद आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। सबसे पहली बात, कोई भी निर्णय हो, कोई भी इंसान जब लेता है अपने ज़िंदगी के भविष्य को लेकर, सोच समझ के ही लेता है, और सोचने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है। हाँ, सवाल जो बार बार उठ रहा है, सिर्फ आप नहीं पूछ रहे बट काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। मैं इस सवाल का जवाब एक नए तरीके से देना चाहूँगी कि पहली बात तो मैंने ये निर्णय क्यों, किन कारणों की वजह से नहीं लिया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पत्र में जो 15 अगस्त श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर तक पहुंचाया था, रेजिग्नेशन लेटर में मैंने सीधा लिखा था कि मैं कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सोनिया गांधी जी के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया, कांग्रेस के लीडर्स के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे आशीर्वाद भी मांगा। सो मेरे छोड़ने का कारण कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मांगा था और मुझे नहीं मिला, पर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अपने लिए मैंने ज़रूरी समझा और मैंने किया, और मैंने कोशिश की कि किसी का अपमान ना करके, अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके ये निर्णय मैंने लिया है, एंड आई एम एट पीस विद दिस डिसीजन। सुष्मिता देव जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने नाराज़गी से नहीं छोड़ा, पर कहीं ना कहीं इंसान जब एक ऐसा फैसला लेता है कि एक रास्ते पे जा रहा हो और उस रास्ते को बदलकर अपने जिसको परिवार माना उसको छोड़कर एक दूसरे परिवार में आप शामिल हो रही थी, तो कारण तो कोई ना कोई रहा ही होगा। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और शायद जनता भी नहीं मानेगी कि बिना किसी कारण के आपने एक दिन सुबह उठ के सोचा कि मैं सोनिया जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ और ममता जी के परिवार में शामिल हो जाती हूँ। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई कारण नहीं था, पर मैंने कहा उसका कारण नाराज़गी, डिसअपॉइंटमेंट, या ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ कुछ खराब किया। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, और इससे ज़्यादा इस विषय पर बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। देखिए, राजनीति कई स्तरों पे होता है, राज्य के स्तर पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, फिर आप देखिए अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे होता है। एक उदाहरणवश हाल ही में जब वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस वर्सेस तृणमूल की लड़ाई हुई, कांग्रेस 0 पे गई, पर आज श्रीमती सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी जी दोनों मिलकर एक तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए। सो पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स में बहुत सारे निर्णय लिया जाता है फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ ग्रेटर कॉज, और कारण बिल्कुल ही नाराज़गी नहीं है। और आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं बार बार? इट्स फेयर, इट्स नॉट एन अनफेयर क्वेश्चन। और मैं कह देती हूँ क्यों, क्योंकि आप लोग यूज टू हो गए हैं, क्योंकि जो भी बीजेपी में जाता है वो गांधी फैमिली और कांग्रेस को गाली गलौज करके जाता है। तो ये देख देख के आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं हर पॉलिटिशियन से जो कांग्रेस छोड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्यों गाली गलौज एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन आप लोग अचंभित क्यों हैं? लेकिन आपने कहा आप असम से लड़ी थी चुनाव जी,
और दूसरी बार असम से आ नहीं पाई लोकसभा में। आप हार गई थी 81,000 वोटों से, 81,000 वोटों से हार गई थी। आपने कहा असम में भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने थे, बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस भी एक दूसरे के आमने सामने थे। कांग्रेस का कहीं ना कहीं वजूद मिटता जा रहा है और किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को अगर उसने सोचा है कि वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहना चाहता है तो वो एक फर्क, एक चेंज उसको लाना है, नहीं तो उसका वहाँ रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये पूछने में या आपको ये बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि शायद कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे वो अपने आप को, जनता को कन्विंस कर सके कि हम ही चॉइस हैं आपके लिए, क्योंकि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हमारी ये बिलीफ है, हम इस मुद्दे को बहुत सही मानते हैं। ऐसा नहीं हुआ क्या आपके साथ? देखिए नाविका जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं होता इस देश में, तो ये क्या कारण है कि इतने बड़े नेता जो शरद पवार जी है, और कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि ममता दीदी आज एक बड़ी नेत्री है इस देश के, आज वो लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का आज भी रेलेवेंस है। शायद मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, पर प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि विदाउट कांग्रेस देयर इज नो वे ऑफ डिफीटिंग द फैसिस्ट रेजिम ऑफ नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस अगर इतना ही इरेलेवेंट होता तो ममता दीदी, शरद पवार जी, सीपीएम, आरजेडी, सब लोग क्यों सोनिया जी से मुलाकात कर रहे हैं 24 की प्लानिंग के लिए? आप बताइए। ये मेरा कहना नहीं है, ये देश में हो रहा है। टुडे there is absolutely no way you can present an alternative to the BJP without the Congress, and there is no doubt about it. और सुष्मिता देव छोड़ गई है क्योंकि कांग्रेस का कोई, सुष्मिता देव के एक छोटी कार्यकर्ता है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। जितिन प्रसाद भी छोटे कार्यकर्ता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोटे कार्यकर्ता थे, सचिन पायलट भी छोटे कार्यकर्ता हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। हिमंत बिस्वा शर्मा भी छोटे कार्यकर्ता थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जी के पास अपने कुत्ते पिद्दी के बिस्किट खिलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद कोई काम नहीं था कि वो किसी भी राज्य के लीडर की बात सुन सके। ये सब छोटे लीडर कांग्रेस छोड़कर आए हैं पिछले कुछ ही सालों में, और कुछ तो बहुत रिसेंटली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुष्मिता देव जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट तो रही होगी, और चर्चा इस बात की भी है कि आपने जो चिट्ठी लिखी या समय मांगा, 3-4 दिन तक आपके रिक्वेस्ट पे कोई वहाँ से वापसी नहीं हुई। बाद में एक राज्यसभा सीट की भी बात चली, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। नाविका जी, मैं आपको एक साफ तरीके से कह दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी से वक्त मांगा और उन्होंने मुझे नहीं दिया। एक एसएमएस पर भी जवाब और मेरे समस्या का समाधान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप मेरे से बार बार कारण पूछ रहे हैं। अब मैं मानती हूँ अगर एक नेता कुत्ते के बिस्किट खाने से एक पार्टी को छोड़ सकता है, वो बहुत गलत कारण है। मेरा कारण इतना शैलो और इतना सस्ता नहीं है, ये मैं बता सकती हूँ। जो आप मुझसे कह सकते हैं कि आपने छोड़ के गलत किया, मैं मानती हूँ कि मैंने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा, मैं अस्वीकार नहीं करती। और जो कदम मैंने उठाया, उस कदम को उठाने के बाद आई हैव टू लिव विद दैट चॉइस, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। पर माई कॉन्शियंस इज क्लियर। मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। माई कॉन्शियंस इज क्लियर। देखिए, आज आसाम में बीजेपी है, दिल्ली की सरकार बीजेपी की है। मेरे लिए बहुत आसान चॉइस होता है बीजेपी में चले जाना। लोग तो ये भी कहते हैं कि हेमंत के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, तरुण गोगोई जी जब चीफ मिनिस्टर थे। पर मैंने जो कदम उठाया, नाविका जी, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज
आसाम में पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसके साथ कांग्रेस पार्टी छुआछूत बिलीव करती है। आप जानती हैं कि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी टाइम्स नाउ से बातचीत नहीं करती, टाइम्स नाउ न भारत से बातचीत नहीं करती, हम जैसे जर्नलिस्ट से बात नहीं करती। ये बिल्कुल सच है। और आज आप यहाँ बैठी हैं, पर मुझे कुछ ना कुछ तो बदला है। सी नविका जी, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी आपके चैनल पे नहीं आती, पर आपका मन इतना बड़ा है कि आप सारा दिन कांग्रेस पे ही न्यूज चलाते हैं। नहीं, ये भी सच्चाई है। देखिए कितना अजीब बात है। कोई बात नहीं, हम वापस तो टॉपिक आप पे कह आते रही हैं हैं कि कांग्रेस का मन छोटा है नहीं, कि वो मैं नहीं ये- आती। हमारा मन बड़ा है, हम सारा दिन उनकी और बात मैं ये भी करते हैं। कहती हूँ कांग्रेस इज रेलेवेंट, यू कैन नॉट इग्नोर द कांग्रेस इवन बीइंग एन एंटी कांग्रेस लेकिन मन तो उनका छोटा है। ये तो देखिए, तय हो गया कि हमसे भी बात नहीं करती और अब आप भी वहां से आ गई, तो मन में कहीं ना कहीं जगह की कमी होगी कि आपको निकलना पड़ा। देखिए, उनका मन बड़ा है या छोटा है वो आप तय करिए, वो कांग्रेस वालों से पूछिए। अब मैं कांग्रेस पे नहीं रही, पर सच्चाई ये है कि 24 घंटा आप लोग कांग्रेस के खिलाफ न्यूज़ चलाती है। चलिए आज इस बात को छोड़ते हैं। कमिंग बैक टू द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू वर सेइंग कि जितिन भी छोड़ गए, सिंधिया जी भी छोड़ गए। सी सबके छोड़ने का अलग अलग कारण था, जो उन्होंने, किसी ने बोला किसी ने नहीं बोला, पर मेरी तुलना कृपया करके आप उनसे नहीं करें, क्योंकि मैंने आइडियोलॉजिकली कोई चेंज नहीं किया है। हम जानते हैं कि ममता दीदी और ममता दीदी के पार्टी का, हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी से सिमिलर है, और देयर इज नो बिट्रेयल of my own ideology in taking this decision. I cannot speak for Jitin ji and Scindia ji. आपके पिताजी पुराने लीडर रहे हैं, कांग्रेस के लॉयलिस्ट रहे हैं, 5 बार असम से जीते, 2 बार त्रिपुरा से जीते, नॉर्थ ईस्ट का दादा कहा जाता था, और मैंने उनको पार्लियामेंट में कई साल देखा है। एज अ यंग रिपोर्टर मैंने उनको देखा है, बहुत बार इंटरैक्ट किया, एंड ही वाज रियली कॉल्ड द टाइगर, द लायन एंड यू नो द दादा ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इतने सालों का जो रिश्ता है वो तोड़ना, कम से कम मैं समझती हूँ, आप कहें या ना कहें, आपने अपने ऊपर बंदिशें लगाई हैं तो ये आपका अपना चॉइस हो सकता है, लेकिन इतना लंबा पुराना रिश्ता तोड़ना मुश्किल ही नहीं। समटाइम्स होता है कि आपको तोड़कर भी लगता है कि शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो इंसान परिवार में कॉम्प्रोमाइज करके और पुराने रिश्ते निभाने की कोशिश करता है। ये अमूमन एक्सपीरियंस है, इट इज़ ह्यूमन रिलेशंस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये ह्यूमन रिलेशंस हैं। आपने जो तोड़ा होगा इतने दशकों का संबंध आपके पिताजी का, आपका, तो रीज़न रहा होगा। मैं आपसे एक, आपने नहीं बताना तो ना बताइए, पर एक सवाल तो ये है कि आप पिछली बार राहुल गांधी जी से मिली कब थी? 14 अगस्त, 14th August I met Rahul ji and 15th August I resigned. तो जब आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी जी से उसको किस मुद्दे पर हुई? 14 तारीख को हमारे इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी ने आसाम के सब लीडर्स को बुलाया था, क्योंकि एक नई टीम हाल ही में बनी है, तो सबसे यही चर्चाएं हुई कि आगे किस तरह से काम करना है, और इसके अलावा कोई और ज़्यादा बात नहीं हुई। सबको बोलने का मौका मिला, सबने अपने व्यूज़ रखे, बस इतनी सी ही बात हुई और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। और आपने इस मीटिंग के दौरान राहुल जी से कुछ बताया कि आपके मन में कुछ टर्मोइल था, आप कुछ सोच रही थी, और वाज इट अ सडन डिसीजन कि 15 सुबह उठ के आपने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं रहना? 14 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी में थी, और जब हाईकमांड मिलना चाहती है लीडरशिप से, मेरे ना जाना अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये डिसीजन मैंने कब एग्जैक्टली लिया, ये जब डेरिक जी आपके शो में आएंगे आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज माई इंस्ट्रक्शंस आर नॉट टू रिवील दिस। पर ये ज़रूर कहूँगी कि 14 तारीख को आई हैड नॉट टेकन दैट डिसीजन, और उसका एक ही कारण था, दैट आई वॉज वेटिंग टू स्पीक टू माई मदर। शी इज़ 86 years old, और आपने खुद कहा, संतोष मोहन देव जी का, राजीव जी से, इंदिरा जी से,
सोनिया जी से बहुत लंबा रिश्ता है और ये परिवार वाला रिश्ता है। आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, राहुल जी उनके फ्यूनरल में आए। सो आवर रिलेशनशिप विद द गांधी फैमिली इज़ वेरी डीप, वेरी लॉन्ग। एंड ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि द रिलेशनशिप ऑफ माई फैमिली विद ममता दीदीज और गोज़ बैक 40 years। मतलब ममता दीदी और मेरे पिताजी ने एक साथ राजनीति की। इनफैक्ट जब मैं ममता दीदी से मिली, उन्होंने अगर मेरे साथ 45 मिनट्स बिताए तो 15 मिनट उन्होंने मेरे पिता के बारे में बोला। तो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते अलग अलग कभी हो जाते हैं। तो 14 तारीख को आप कह रही हैं आपके मन में ये फैसला नहीं था, 15 को फैसला हो गया। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ? फ्रीडम एट मिडनाइट? That's very well put actually, because my resignation went on 15th of August। देखिए, एक इतना लंबा रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल काम है नाविका जी। And it was a huge internal turmoil, but it took me time to get over। And I think 14th, I'm happy I met Rahul ji, and I'll tell you that Sonia ji also walked in. So I had to do it for different reasons, and it was not greed, it was none of that, but एक परिस्थिति ऐसी तैयार हुई है। पार्टी ने कई डिसीजंस लिए आसाम में, मैं उसके लिए पार्टी के साथ बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है नाविका जी। तो आप समझती हैं जो पार्टी के डिसीजन पार्टी का डिसीजन माना, पर परिस्थिति, मैं राजनीति में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं। और मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सोचा, और ममता दीदी का हाथ थामने से सोनिया जी नाराज़ होगी, मुझे तो नहीं लगता। सो ये निर्णय ज़रूर उनको दुख हुआ होगा, और होना भी चाहिए, मुझे भी होता। पर अगर सोनिया जी से कोई पूछे कि आप सुष्मिता को सफल देखना चाहती है, वो ज़रूर हाँ बोलेंगी। और मैं मानती हूँ कि अभी जो परिस्थिति तैयार हो रहा है देश में और नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है अनरेस्ट, वहाँ पर वैक्यूम कई जगहों पर है, और उन जगहों पर ममता जी की ज़रूरत है वहाँ पर। और ये काम ममता दीदी के साथ मिलकर और लोगों को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी वो काम नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आसाम में कांग्रेस has a very good chance of revival। I'm not saying they don't, they have to work hard। और मेरा विश्वास है कि वो रिवाइव कर पाएंगे। पर कुछ ऐसी जगह है, जैसे त्रिपुरा आप देख लीजिए, तृणमूल इज एट 1 point something, कांग्रेस इज एट 1.79। there is a vacuum there for whatever reason। You know, when Congress tied up with the left in West Bengal, it impacted the Congress in Tripura because they are fighting the left, like Kerala। So certain vacuums have been created as a natural consequence of political decisions, और उन जगहों पर ममता जी की ज़रूरत है। और देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सुष्मिता देव को रिप्लेस करना उनके लिए कुछ नहीं है, नहीं, छोटी सी बात है। पर मैं चाहती हूँ कि उन जगहों पर अगर ममता दीदी मुझे परमिशन देंगे और मौका देंगे, मैं उन जगहों पे जाके काम करना चाहूँगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। इसलिए मेरा मानना है कि I took that decision looking at the larger picture, the way it is emerging। And if Mamta Didi gives me a chance to work in the Northeast, I think that I will deliver, and she is required there। That doesn't mean that Congress is going to die, it's not going to die। कांग्रेस की बात आप लाई, मैं नहीं लाई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एंड इट इज़ एविडेंट, कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को एडमिट नहीं करता, लेकिन बाहर और दूसरी तरफ से देखते हुए लोग इंसान की अनकही बातें भी समझ जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि 14 को आपने डिसीजन नहीं लिया था, 15 को आपने रेजिग्नेशन भेजा, आप
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में बात करते करते आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। कम से कम मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 14 तारीख को जब आप उन दोनों से मिली, तब तक आपने अपने कोई भी रिजर्वेशंस उनसे शेयर किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई बात नहीं की इसके बारे में, और उसका कोई कारण भी नहीं है। बट ये निर्णय वन साइडेड था, मेरी तरफ से निर्णय लिया था, एंड माई फैमिली हैड टू बी कंसल्टेड, एंड दैट डिस्कशन हैपेंड ऑन 15th मॉर्निंग, and till I discussed it with my mother and my family, how could I tell them unless I had decided it myself? So 15th of August when I decided, 15th night I wrote to Congress President, and I thanked her, and I'm still very grateful to her for whatever she has done for me. उसके बाद कोई फ़ोन आया? फ़ोन तो बहुत आए, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की, पर देखिए आपका माइंड मेड अप था। मैं चाहती तो मैं कैलकाटा जाती बिना रिजिग्नेशन दिए, ब्रेकिंग न्यूज़ आता कि सुष्मिता मीट्स ममता, बोलते इसका मतलब ये तो नहीं है कि सुष्मिता छोड़ रही है, फिर प्रेशर पड़ता कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, फिर नेगोशिएशन होता। दैट्स नॉट माई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सो आई आपकी ममता जी की मीटिंग पहले से तय थी? 15 तारीख को तय हुआ कि 16 तारीख को मिलना है, आफ्टर आई मेड अप माई माइंड, एंड मैं बिल्कुल अनकंडीशनली गई। और मैंने कहा मैं ये भी कह सकती थी कि मैं आऊँगी, आपसे बात करूँगी, आप मुझे क्या देंगे, फिर मैं सोनिया जी को चिट्ठी भेजूँगी। नो, आई टुक अ डिसीजन, आई रोट टू मिसेस गांधी एंड आई मेट ममता दी आफ्टर दैट विद नो कंडीशंस, आफ्टर हैविंग रिजाइन, क्योंकि दैट वे अगर नया रिश्ता शुरू करना है तो वो भरोसे पे होता है। दो नाव पे पैर रख के वो दलाली होती है, मैं मानती हूँ। So there was no negotiation at all. मैं नाविका हूँ, नाव चलाने वाली। तो दो नाव पे कितनी दिक्कत होती है ये मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन सुष्मिता जी, मैं एक पज़ल रीड करने की और एक पज़ल को पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूर। मेरे पास मैंने कई सवाल प्रिपेयर किए थे, पर मैं शायद एक भी इनमें से नहीं पूछना चाहती, क्योंकि जिस तरह से आप इमोशन से बात कर रही हैं, शायद आज की डेट में इतना इमोशन या पैशन राजनीति में कम देखने को मिलता है कि आप रिश्ते बनाते हैं। राजनीति में लोग नफ़ा नुकसान ज़्यादा देखते हैं, रिश्ते कम बनाते हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ये देखकर महसूस कर रही हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजंस रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के असम को लेकर, जिन्हें आपने शायद कहा होगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन शायद आपकी बात मानी नहीं गई होगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ गई, अब तरुण गोगोई भी मानते थे कि AIUDF के साथ नहीं जा सकता। जिस तरह से CAA की खिलाफत हुई, ये असम के दो बहुत अहम मुद्दे हैं। इस पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके अंदर होगा? नाविका जी, मैं आपसे एकदम हाँ, ये फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रही हूँ। ये सच है कि सीट शेयरिंग को लेकर मैं लड़ी थी पार्टी के अंदर। मेरा टेलीविज़न में कोई कमेंट नहीं आया। देखिए, अगर आपने बहुत परिश्रम से अपना घर बनाया और आपको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है उस घर को बचाने के लिए, तो आप कितनी जगह देंगे उसको लेकर आपको ज़रूर नेगोशिएट करना चाहिए। वो मेरा हक है पार्टी के अंदर करना। पर एक चीज़ मैं कह दूं, पार्टी के अलायंस होने के बाद, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, नाविका जी, मेरे इलाके में 15 MLA सीट्स है, हम लोग 9 जीत के आए। तो कोई कह नहीं सकता कि सुष्मिता देव नाखुश थी और सब हरा दिया। और अपर असम में जहां से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तरुण गोगोई जी भी आते हैं, ऑल्दो ही इज नो मोर, वहां पे 47 सीट से सिर्फ 4 सीटें आई कांग्रेस की। सो कोई कह नहीं सकता कि सुष्मिता देव नाराज हो गए, पूरा सैबोटाज कर दिया। मेरा रिजल्ट अपर असम से अच्छा था।
तो गौरव गोगोई का रिजल्ट अच्छा नहीं। गौरव गोगोई जी बहुत बड़े नेता है, उन्होंने उनका भी योगदान रहा, वो मेरे इलाके में आके उन्होंने कैंपेन किया और ज़रूर उनकी वजह से भी कुछ सीटें मेरी वैली में बड़ी होगी, बट द रियलिटी इज दिस। सो डिसीशंस पार्टी लेती है, ये दैट्स लाइफ। आपको क्या लगता है यूपी में जब अलायंस हुआ था लोगों को दुख नहीं हुआ था, या वेस्ट बंगाल में जब अलायंस हुआ था, केरला में हुआ था फुरफुरा शरीफ के साथ? Are you mentally at peace with that kind of an alliance? See, alliance, let me give you a input on alliance. That मैं एक स्क्रीनिंग कमेटी में थी, मैं आसाम का इलेक्शन भी देखा। अलायंस ऐसा नहीं है कि हाईकमांड डिसाइड करती है, इट्स अ फैलेसी। जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं ये तो मैंने करवाया था, ये तो मैंने करवाया था, बट अलायंस इज समटाइम्स द डिसीजन ऑफ द स्टेट लीडरशिप। आपने तरुण गोगोई जी का नाम लिया कि AUDF के अलायंस के खिलाफ थे, पर इलेक्शन से पहले उनका स्टेटमेंट था कि हम अलायंस करेंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कांग्रेस पार्टी मेरे को डेफेमेशन कर दे। He is on record saying this time there will be an alliance before Jitendra Singh ji came as an in charge. यही सच्चाई है। और तरुण गोगोई जी जैसे टॉल लीडर जब ये कहते हैं, ज़रूर कोई अच्छा कारण ही होगा, उन्होंने बोला है, पर यही सच्चाई है। He had already given his opinion on the alliance before Jitendra Singh, our in charge, took charge of Assam. So nothing is permanent in politics, you see. तो ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ था, ये तो मुझे समझ आ गया। और मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है आपकी बातचीत से ही, कि कहीं ना कहीं सुष्मिता देव के व्यूज़ को शॉर्ट चेंज किया जा रहा था और गौरव गोगोई के व्यूज़ को कहीं ना कहीं प्राइमेसी मिल रही थी। और आपने, आपके ख़ानदान ने इतना कुछ किया पार्टी के लिए भी और असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और शायद 14 तारीख की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिससे इट बिकेम इवन मोर अनबेरेबल। सी, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप कांग्रेस पार्टी, कई लोग बोलते सब युवा नेता जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई अच्छे फेसेस है, युवा नेता है, उनमें से गौरव गोगोई जी है। ही इज़ द डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, ही इज़ आर्टिकुलेट। और देखिए, गौरव गोगोई जी इज इररिलेवेंट इन दिस डिसीजन। लेट मी टेल यू, आपने कहा कि तरुण गोगोई जी ने कहा था AUDF के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप आसाम के लीडर या गौरव गोगोई जी आपके स्टूडियो पे आए, आपको यू शुड बी वेल ब्रीफ्ड। पर वो तो आएंगे नहीं ना, वो तो अभी तक कांग्रेस में है। I'll have to wait for him to join Trinamool Congress. Or you may leave times now and go somewhere. 16 साल में अब तक नहीं हुआ, पर आप जैसे बता रही हैं कि हिस्ट्री कभी-कभी बदल जाती है। बिल्कुल। और तो ऐसा भी तो हो सकता है आप दूसरे चैनल में जाएंगे, गौरव गोगोई जी आएंगे, फिर आप ये सवाल उनसे पूछने का आपको मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। आपने आप संतोष देव जी की इतनी ज़्यादा झलक दे रही हैं इस वक्त मुझे, कि मुझे अपने रिपोर्टर के दिन याद आ गए कि वो हंस के किस तरह से हमारे सवालों का जवाब देते थे। बिल्कुल हूबहू 100% आपने उनका जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, या आप में जो वो स्ट्रीक होती है ना, वो जो जेनरेशन से जेनरेशन में आती है, वो पूरी की पूरी आपके अंदर समाई हुई है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि झलक एक चीज़ आपके पिताजी की आ रही है। बहुत एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मैंने आपका दिल भी आज पिघला दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके शोज़ कभी देखती हूँ और it is extremely heated, it is extremely challenging to come on your show। तो मुझे खुशी है कि आज से आपके साथ भी एक नया रिश्ता जुड़ गया मेरा, पार्टी चेंज हो गया और आपके साथ भी आज से रिश्ता बदल गया। नए तरीके से आप और हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, हम एक्चुअली इंसान ही हैं। हमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ और बना दिया है, लेकिन हम हैं इंसान, मीडिया के इंसान हैं, इसलिए सवाल
पूछने का हक पहले भी रखते थे, अब भी रखते हैं। मुद्दे मुद्दे की बात होती है और जैसे कहा जाता है कि ओकेजन की भी बात होती है। आप सधी हुई नेता तृणमूल की होती तो मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की कुछ डिसीजंस पे ग्रिल करती। आप कांग्रेस छोड़कर आई हैं तो मैं कांग्रेस के सवाल पूछ रही हूं आपसे, तो ये हक तो बरकरार रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके बारे में आपके कुछ कॉलीग्स ने कहा है जी। रणदीप फॉर्मर कॉलीग्स कहूं या कॉलीग्स ही कहूं? दोस्त कह लीजिए। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है कि फोन आपका स्विच ऑफ रहा, वो कोशिश करते रहे, आपसे बातचीत हो नहीं पाई। मनीष तिवारी जी ने कहा कि आप एक उनके साथ 1988 से 93 में NSUI में थी, लेकिन एक लैकॉनिक चिट्ठी लिखकर आप निकल गई हैं। यू शुड बी गिविंग अ बेटर एक्सप्लेनेशन। रिपुन बोरा ने भी कहा कुछ। कपिल सिब्बल ने कहा व्हाई यंग लीडर्स लीव, ओल्डीज आर ब्लेम्ड फॉर आवर एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इट। G23, तो ये आप अपने पुराने दोस्तों को क्या कहेंगी आज? एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया ये G23 है क्या, और इसमें कितने लोग बच गए हैं, पर जिनका भी आपने नाम लिया सब मेरे से बड़े हैं और उनका हक बनता है that what they feel about my decision and what they didn't like, what they liked, उनका आज भी मेरे ऊपर अधिकार है। वो अगर मैं कुछ गलत करूंगी वो मेरे को बिल्कुल डांट सकते हैं, चाहे ट्विटर में डांटे या कहीं भविष्य में मिलेंगे ज़रूर, उनका हक है मेरे ऊपर आज भी। अच्छा, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहेंगी। और आप जो फ़ोन बंद कर लेती हैं और कुछ लोग आपसे बात नहीं कर, रणदीप जी ने तो कहा है कि आप फ़ोन बंद कर लेती हैं और बात नहीं हो पाती उनकी आपसे। देखिए, तो आपका फ़ोन तब से बंद है? नहीं, रणदीप जी को मैं कहूँगी मैं फ्लाइट में थी 2 घंटे, और मैंने वेणुगोपाल जी का ज़रूर मिस्ड कॉल था, पर रणदीप जी का शायद प्राइवेट नंबर है, दिखता नहीं है जब वो कौन फ़ोन कर रहा है। तो मैंने कहा कहीं लोग बोल रहे थे कि सुष्मिता बीजेपी, तो मैंने कहा कहीं अमित शाह का ना फ़ोन हो, प्राइवेट नंबर उठाना सेफ नहीं है आजकल, ठीक है कि नहीं? अच्छा, वैसे मतलब रणदीप जी हो या अमित शाह हो एक ही बात है? देखिए, रणदीप जी हो अमित शाह हो, दोनों के पास प्राइवेट नंबर तो है, बाकी का मुझे नहीं पता। अच्छा, हमें तो हमेशा लैंडलाइन से ही किसी का फ़ोन आता है, तो इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते इस बात की। लेकिन मनीष तिवारी हिम एन एक्सप्लेनेशन ज़रूर, वो होपफुली कहीं ना कहीं मिलेंगे, बताऊंगी ज़रूर। फ़ोन नहीं आया मनीष तिवारी जी का मेरे पास, उनका भी शायद प्राइवेट नंबर है, पता कीजिए। ये कांग्रेस में सबका प्राइवेट नंबर है, और आप इस शो का नाम फ्रैंकली स्पीकिंग है, पोल खोल के बोल नहीं है। मुझे जितना पता है मनीष जी का भी प्राइवेट नंबर है, सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्राइवेट नंबर से मिस्ड कॉल्स थे आपको? मैंने देखा नहीं, हो सकता है, आई डोंट डिनाई इट, बट वेणुगोपाल जी का जरूर मेरे पास उनका फोन लग गया, बाकियों का नहीं। तो वेणुगोपाल जी, आई नोटिस दैट वेणुगोपाल जी, आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मैंने बात नहीं की। क्या वजह है कि आप इतनी डिसअपॉइंटेड हैं? आई वांट टू आस्क यू दिस, एंड आपने मुद्दे से शुरू करती हूँ, जो मुद्दा आपने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया था, वो था मुद्दा नांगला की लड़की, 9 साल की लड़की, और जिस पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया था उनकी परिवार का फोटो। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही किया था राहुल गांधी ने? वो जो ट्विटर पे फोटो डाला था, मेरा मानना है उनका उद्देश्य उस लड़की के माता पिता के आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं था, ये मेरा मानना है। ही शोड हिज सपोर्ट, और ट्विटर, and he didn't know the law of the land. You see, that way तो SC कमीशन didn't know the law of the land. अमित मालविया didn't know the law of the land जब हाथरस की बेटी का नाम उन्होंने डाल दिया था। देखिए, कानून से, ये मेरा व्यू है, दिस इज माई पर्सनल व्यू, एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, दैट यू सी, यू शुड अप्लाई द लॉ। अगर किसी ने कानून के खिलाफ कुछ किया, जरूर अप्लाई कीजिए, पर वजह है कि आप इतनी डिसअपॉइंटेड हैं। आई वांट टू आस्क यू दिस, एंड आपने मुद्दे से शुरू करती हूँ, जो मुद्दा आपने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया था, वो था मुद्दा नांगला की लड़की,
9 साल की बिल्कुल, लड़की, बिल्कुल। और जिस पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया था उनकी परिवार का फोटो। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही किया था राहुल गांधी ने? वो जो ट्विटर पे फोटो डाला था, मेरा मानना है उनका उद्देश्य उस लड़की के माता पिता के आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं था, ये मेरा मानना है। ही शोड हिज सपोर्ट, और And he ट्विटर, didn't know the law of the land. you see that में तो SC कमीशन didn't know the law of the land, अमित मालविया didn't know the law of the land जब हाथरस की बेटी का नाम उन्होंने डाल दिया था। देखिए, कानून से, ये मेरा व्यू है, दिस इज माय पर्सनल व्यू एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, दैट यू सी यू शुड अप्लाई द लॉ। अगर किसी ने कानून के खिलाफ कुछ किया, जरूर अप्लाई कीजिए, पर सवाल ये उठता है कि इतना ठोस कदम आपने तब क्यों नहीं उठाया जब अमित मालविया जी ने ट्वीट किया था। तो अमित इसका मालविया जी मतलब तो उनको बीजेपी के मोटिवेट किया हैं। गया। अमित मालविया जी तो बीजेपी के हैं, और शायद कांग्रेस का पूरा जीवन बीजेपी की खिलाफत में गुजरता है, तो आप भी वही करना चाहते हैं जो अमित मालविया, तो फिर नहीं, मैं ये कह रही हूँ, गलत क्या है? अगर ये कानून के खिलाफ है तो उनका दोनों account तो पर सस्पेंड हुआ था, उनको डिलीट करने को कहा गया था। दोनों पर सेम एक्शन होना चाहिए था ना। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही थी तब कि आपने हमारे साथ कानून का उल्लंघन का एक्शन लिया, बीजेपी के नहीं लिया, SC कमीशन के नहीं लिया, और SC कमीशन ने तो 2 तारीख को ही वो फोटो ट्वीट कर दिया था, और ट्विटर के रूल्स कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में है वो प्राइवेट नहीं होता। So there is confusion So you here. are saying he raised the issue, therefore he is right, and it was not his intention, but he did it, and people have done it before, so Rahul Gandhi is right in doing so. And then अगर Twitter उनका अकाउंट ब्लॉक करता है, तो 40,000 कांग्रेस के जो उनके भक्त हैं, सबने कर दिया, that is also not wrong. Is that what you are saying? I think what is extremely wrong in this thing is that Twitter applied their law with discrimination. उन्होंने 2 तारीख को अगर वो SC कमीशन को ये वार्निंग भेज देते, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन ट्विटर का नजर आ गया, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपको 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, और उसे आपने बच्ची के मुद्दे से हटाकर अपना मुद्दा बना दिया, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा ट्विटर, हम 40,000 लोग ट्वीट करेंगे। बच्ची कहाँ गई? उसकी लड़ाई कहाँ गई? ये तो ट्विटर की लड़ाई हो गई और बीजेपी की खिलाफत हो गई। बच्ची कहाँ है? मैं आपको इतना डिबेट कांग्रेस पे ही हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ कोई कांग्रेस का आता नहीं, मैं ही बोल देती हूँ दैट जो ट्विटर के साथ लड़ाई है, इट वाज अबाउट द न्यूट्रलिटी, द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ ट्विटर। अगर यही एक्शन अमित मालविया के अगेंस्ट होता तो हम बोलते ट्विटर इज राइट, दे आर अप्लाइंग द लॉ करेक्टली ऑन एवरीबडी। सवाल है व्हाट मोटिवेटेड देम, what triggered them to take action so quickly against Rahul Gandhi, and they may be entitled to do it if it's against the law, but it is very clear that they were biased. Twitter was clearly biased. ये सवाल मेरा भी ब्लॉक कर दिया था। सिर्फ कांग्रेस से आप हैं या थी इस वजह से नहीं पूछ रही, आप एक महिला हैं। बिल्कुल। और एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, शायद किसी और से ज्यादा हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम महिला हैं, हम बच्चों का दर्द या इस तरह से जो दुष्कर्म हुए हैं किसी बच्ची के साथ, उसका दर्द समझते हैं और फैमिली का दर्द समझते हैं। बिल्कुल। मैं इसीलिए आपसे दोबारा पूछती हूँ कि पहले आपने इसको ट्विटर की न्यूट्रलिटी की लड़ाई बता दी, उसके बाद 40,000 लोगों ने इसको ट्वीट कर दिया, उसके बाद ट्विटर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि हमने परमिशन ली है फैमिली से इसलिए डाला, और ट्विटर ने रिस्टोर कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप लॉयर भी हैं और एक महिला भी हैं, कल उस महिला ने हमारे चैनल पे कहा कि मैंने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया। अच्छा। मैं ये कहती हूँ कि इससे घोर अपराध कोई हो सकता है। मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। इसके बाद एक सवाल आप ममता बनर्जी पे मेरे से पूछेंगे, बिकॉज़ शी इज माय लीडर। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश में कोई कानून है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो अमित मालविया हो, नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल जी हो, सुष्मिता देव हो, आप हो, और कानूनी अगर कोई कदम ट्विटर उठाती है न्यूट्रली, उनका पूरा हक है।
but sequence of events shows that they were not neutral. अगर राहुल जी का वो आपने बात हो महिला गई खत्म कि न्यूट्रल नहीं था, आप महिला के आपने बारे में ट्विटर की लड़ाई लड़ ली, कोई बात नहीं। उसके बाद झूठ बोलना कि हमें माता से परमिशन मिली है, फैमिली से परमिशन मिली है, जबकि माँ कैमरे पे कह रही है कि हमने ऐसी कोई आई थिंक नाविका जी, जब ये परमिशन की बात आई, आई एम नॉट इन द लूप, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड बट इज इट राइट और रॉन्ग फॉर देम टू से दैट देयर वाज अ परमिशन, जबकि माता ने कहा है कि कोई परमिशन नहीं दी है? I mean, there is a clear contradiction here. It needs to be sorted out. I mean, And as a lawyer, do you know that in a juvenile case, in a case of a child of 9 years, ये परमिशन देना माता पिता के भी हाथ में नहीं है, कोर्ट के हाथ में? I mean, I know that a child has to be guided by the legal guardian. There's no doubt about it. And if this has happened, they'll have to fight it out legally. But let me tell you something that I request your viewers not to see the fact that he went there as lack of sympathy. He went there to show his sympathy. And if there's any violation in the law should take its own course. अब आप ममता जी पे एक सवाल प्लीज बिल्कुल पूछती हूँ कि ममता जी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कई बार नारदा, शारदा स्कैम्स के बारे में कहा है, और इस इलेक्शन में भी राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है। बावजूद इसके आप ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हो रही हैं जी। ऑफ कोर्स 2024 को देखते हुए कई बार लोकसभा इलेक्शन के टाइम सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी आ जाती हैं और फिर एक परिवार बन जाती हैं, जो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि परिवार बनता है, कर्नाटका में भी बना था, बिखर गया, उसके बाद अब फिर कोशिशें जारी हैं। मैं भी ममता दीदी से मिली थी जब वो दिल्ली आई थी और वो सबसे मिल रही थी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कल तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का मुद्दा सामने रखना, आज से ममता बनर्जी का मुद्दा सामने रखना, कहीं पर दुविधा नहीं होती? बिल्कुल दुविधा होती है। अगर ये इंसानियत का एक सिंबल है। अगर आप किसी के साथ 30 साल राजनीति करते हैं और फिर किसी और को ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, फिर तो आपका ज़मीर ही नहीं है। मेरे में तो ज़मीर है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। पर एक चीज़ मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी जी इज़ माई लीडर, और अभिषेक जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज़ वेरी वेरी डायनामिक, एंड ममता जी और अभिषेक जी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टिल 24, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप आसाम में रहेंगी कि त्रिपुरा में रहेंगी उनके साथ? क्योंकि इस वक्त आसाम के चुनाव हो चुके हैं, त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने एक नया मुहिम उठाया। बिल्कुल, ममता जी इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट त्रिपुरा। 26 या 27 तारीख के बाद हमारी एक बैठक है, उसमें शायद डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। पर ममता दीदी ने ये ज़रूर बताया है कि जहाँ मेरी कर्म भूमि है, जहाँ जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना है। वो मेरे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि तृणमूल कांग्रेस आसाम में भी ताकतवर हो और त्रिपुरा में भी हो और अलग अलग प्रदेशों में हो। वाई जस्ट 2 स्टेट्स? सुष्मिता देव जी, 2015 में आपने पार्लियामेंट में, और आप उस वक्त बहुत फियर्स फायरी यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ललित गेट और व्यापम कंट्रोवर्सी पे बिल्कुल चुप रहने का आरोप लगाया था और बहुत कुछ कहा था उनसे। आज जब ममता जी या अभिषेक जी से मिलती हैं तो वो बातें दिमाग में आती? मेरे दिमाग में ना आए, उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि कितनी फाइटर लड़की है। इट्स शोइंग अ क्वालिटी। आपने खुद कहा कि मैं जुझारू हूँ, फाइटर हूँ, तो उनको व्हेन दे लुक बैक ऑन दिस दे विल से दैट्स द फाइटर गर्ल फ्रॉम पार्लियामेंट। सो देयर इज, सी लेट मी टेल यू समथिंग, when you whatever you do in the past,
always catches up with you, but it should catch up with you for the right reasons, not the wrong reasons. I mean, हम हेमंत हुड्डा को बोलते कि पहले आप बोलते थे गुजरात के पाइपलाइन में मुसलमान का खून है, अब आप बोलते हैं मोदी जी हमारे लीडर है. That's catching up for the wrong reasons. I think my past will never catch up with Mamata Di for the wrong reasons. I'm confident of that. एक बैट के स्विंग से आपने कांग्रेस से बीजेपी तक को छक्के में उड़ा दिया. तो मैं सुष्मिता जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट में देखा आपके एक्स कॉलीग बाजवा जी जो टेबल पर चढ़कर फार्म लॉज हटवाने की कोशिश कर रहे थे जी. डू यू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इन पार्लियामेंट? जी, इट हैज़ नेवर हैपेंड. जो सदन में 16 तो लोकसभा में हुआ तब मैं भी थी और 17 में हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ. और हमारे जैसे इतने बड़े डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो रहा है, ये गलत है. और मैं आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि ये हो रहा है, उस पर सोचने की ज़रूरत है. क्योंकि लोग सिर्फ पार्लियामेंट के पटल के ऊपर नहीं खड़े हैं, लोग सड़कों पे भी उतरे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, जो भी हो. सो व्हाट इज़ द रीज़न? और एक कहते हैं डेमोक्रेसी में दैट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड ट्रेजरी बेंच विल ऑलवेज हैव इट्स वे. सो अगर आप उनको बोलने दोगे, आपके पास संख्या है, बहुमत है, आप बोलने के बाद जो मर्जी पास कर सकते हैं, बाद में कोर्ट देखेगा. पर Parliament is being run in a totally undemocratic way. There is no doubt about it. And the opposition, which doesn't allow the Prime Minister even to introduce his cabinet ministers, the opposition is behaving in a democratic manner? देखिए, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का अटेंडेंस बहुत कम है. पहला दिन होता है जब वो आके इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी दिन अगर आप उनको इंट्रोड्यूस ना करने दें तो वो क्या करने आएंगे पार्लियामेंट? देखिए, आपके इशारे पे आएंगे. आपको नाविका जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के मंत्री को इंट्रोडक्शन कराना देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या ये पता करना कि पेगासस में क्या हुआ, कि फार्मर्स क्या कह रहे हैं? सो यू सी, पार्लियामेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मूड ऑफ द पीपल. सी, प्रधानमंत्री कैन ही से अब इंट्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, पेगासस में क्या हुआ मुझे नहीं पता, फार्मर्स डोंट नो. इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज. ऑपोजिशन will raise it. It's their right to raise it, I think. So if Pradhan Mantri expects courtesy, then he must show courtesy also, no? I think if the courtesy was shown to the Prime Minister in the first instance, the rest would have followed. But who knows what works in politics? Cart before the horse or horse before the cart? हमें क्या पता. हम तो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं. लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछूंगी. आपने 2024 की बात छेड़ी और ममता बनर्जी की बात छेड़ी. तो 2024 में मोदी जी के खिलाफ आप बेस्ट कैंडिडेट किसे समझती हैं, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? देखिए, 2024 में जिस तरह का माहौल अभी देश में है, जनता चाहती है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव उभर के आए, और उसमें ममता जी जुड़ी हैं, शरद पवार जी जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं. सो उसके नेतृत्व में 24 में अल्टीमेटली कौन उसका नेतृत्व करेगा, व्हेन वी सक्सीड, वो इतना महत्वपूर्ण इस अब नहीं है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट क्वेश्चन, बात पर तो आके वो टूट जाती है ना बात. मैं ये पूछती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ abilities and capabilities, who's better poised or who's better qualified to be the leader of this opposition alliance? That is, Mamata Banerjee or Rahul Gandhi? See, that is not my decision at all. Neither is it for me to comment on what the senior leaders will decide. I'm sure, I mean, Congress and Trinamool and NCP, they can always get together. In very complicated situations in Maharashtra, you have seen Sharad Pawar ji has come through and they formed the government. You have seen during UPA 2 what happened. Manmohan Singh ji emerged as the Prime Minister. So these things will find a way out. Okay, let me ask you differently. Does Rahul Gandhi have the capability of leading
an opposition alliance with such senior leaders with so much experience? See, Rahul Gandhi ji, you're asking whether he should lead. I think. Can he lead? Does he Of have the course. ability and the qualification? I think he has, but it is clear that it is Sonia Gandhi ji in her position as a Congress president who's leading it. That is crystal clear. But given a chance, I'm sure that Rahul ji can do it. But I think it is graceful of him where Is he Rahul is. Gandhi a 24/7 politician? See, let me tell you something. A 24/7 politician, when we say that, we don't literally mean 24/7. We mean, is he serious about his politics? He definitely is. So He definitely 24/7 तो नहीं है. See, does anybody work 24/7? I mean, just because he goes on a holiday, it becomes a sin. Even I take a holiday and I'm human. I am not the types who's, sitting in the mountain praying all the time and all of that. So he's human. If he takes a holiday, there's nothing wrong. But he must deliver on what his duty is. Is he delivering? Of course he's delivering. Why not? कहाँ पे है कांग्रेस पार्टी? See, one thing I'd like to... पंजाब का आप सिचुएशन देख लीजिए, राजस्थान का सिचुएशन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का सिचुएशन देख लीजिए. मुझे बता दीजिए, हर जगह दो क्लेमेंट तो हैं ही टॉप जॉब के लिए और हर जगह फेस्टरिंग प्रॉब्लम्स हैं. और आप भी अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती हैं कि सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत और वहाँ टीएस सिंहदेव एंड मिस्टर बघेल छत्तीसगढ़ में, यही 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने बलबूते पर है और तीनों जगह, माफ कीजिएगा. See, politics inherently will have clashes of aspiration. That's life. My father used to say, if you want to please everybody, go sell ice creams. Don't come to politics. So this internal aspirational competition will always be there, and I believe that he's perfectly capable of managing that and handling that. I have no doubt about it. Well, we hope we'll see the result of that sooner than later. Festering problems continue in the Congress party. लेकिन सुष्मिता देव जी, आज इतने सालों बाद आपको स्टूडियो आमंत्रित करने पर जो खुशी हुई, कम से कम मैं ये चाहूँगी कि या तो कांग्रेस पार्टी जल्दी से हमारे साथ बातचीत और डायलॉग शुरू कर दे, और या फिर सारे नेता छोड़कर टाइम्स नाउ के स्टूडियो आ जाएं, आज़ाद पंछी हो जाएं, क्योंकि कम से कम हमें उनसे बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा. Wishing you all the very best in your new avatar, in your new role. Sushmita Dev, thank you for joining me on Frankly Speaking. Thank you.